सुप्रभात मित्रों, कल आपके साथ बैठो महाकाव्य में वर्णित सामाजिक स्थिति पे मैंने आपके साथ कल चर्चा की थी और आप में उसको बता दिया गया था कि बेटा आपको अब तीनों स्थितियों पे आपके साथ वार्तालाप करना है, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति। कल आपके साथ जिस बात पर मैंने विवेचन किया था वो सामाजिक स्थिति थी और आज अपन महाकाव्य काल की राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में मैं आपके साथ वार्तालाप करूंगा। इसको आपको छोटे छोटे पॉइंटों में देखना है। पहला, वैदिक काल में जो जनपद थे, वैदिक काल में जो जनपद थे उनका ही महाकाव्य काल में विकास हो गया, अर्थात इन जनपदों का आकार में वृद्धि हो गई और ये बड़े हो गए। ध्यान क्या रखना है, जनपद क्या थे और सर्वप्रथम उल्लेख इनका किसमें मिलता है। बड़ा जनपदों का उल्लेख महाजनपद काल, आप गत वर्ष बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में इस टॉपिक को पढ़ चुके थे, जहाँ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वहाँ इनका आकार ज़्यादा नहीं थे, ये छोटे छोटे रूप में विकसित थे। महाकाव्य काल में इन जनपदों का विकास हो गया और उन्हीं में से आप एक कुरु जनपद पढ़ते थे जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। वहाँ इनका राजनीतिक विकास होता है। दूसरा क्या होता है, इस काल में राजाओं में साम्राज्यवादी भावनाओं का विकास होता है। राजाओं में साम्राज्यवादी भावनाओं का विकास होता है, वादी भावनाओं का विकास होता है और हर राजा अपने राज्य का विकास करना चाहता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर होता है, वह अपने दूरस्थ प्रदेश को प्राप्त तो करना चाहते हैं लेकिन उसे विजित करके अपने राज्य में उसका विलय नहीं करना चाहते थे। विजय करने के पश्चात वापस उसी राजा को उसका राज्य वापस प्रदान कर दिया जाता था। तीसरा, ये उनकी दिग्विजय का सूचक था। इसके लिए वो चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रयास किया करते थे और चक्रवर्ती सम्राट बनने के पश्चात वो 2 यज्ञों का आयोजन करते थे। एक यज्ञ का नाम राजसु यज्ञ था और दूसरे का नाम अश्वमेध यज्ञ था। यहां आपको ध्यान देना है, अश्वमेध यज्ञ था। अब थोड़ा सा इनके बारे में आपको यहां बता देता हूं। इस यज्ञ के आयोजन के पीछे उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता था और अश्वमेध यज्ञ के पीछे क्या। अश्वमेध यज्ञ था, यह साम्राज्य विस्तार का ही सूचक था। इसमें चक्रवर्ती राजा द्वारा एक अश्व को छोड़ा जाता था और वह अश्व जहाँ जहाँ तक जाता था उसके राज्य की सीमाओं का विस्तार होता जाता था और दूसरे राजा द्वारा उस अश्व को रोक लेने पर उस राजा के साथ उनका युद्ध होना आवश्यक हो जाता था। यदि रोकने वाला राजा परास्त हो जाता तो उस राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहीं तक सीमित हो जाता था। अगर रोकने वाला परास्त हो जाता तो जहाँ जहाँ तक वह अश्व जाता उस राज्य की विस्तार की सीमाओं का विस्तार होता जाता। इसलिए अक्सर पूछा जाता है ये यज्ञ किसका सूचक था या अश्वमेध यज्ञ किस बात का सूचक था, तो आपका साधारण सा उत्तर होगा ये साम्राज्य विस्तार का सूचक था। राजसु यज्ञ, इसमें रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था और ये रथ दौड़ में केवल राज परिवार के लोग थे वो ही भाग लेते थे और राज परिवार के लोगों में से राजा ही इसमें अव्वल आता था, राजा ही उसमें प्रथम आता था। और कई बार पूछ लेते हैं कि राजसु यज्ञ किसका सूचक था, तो आपका उत्तर होगा ये समकक्षों में प्रथम का सूचक था। यहाँ इन दोनों यज्ञों के बारे में अगर आपसे एक एक शब्द में उत्तर पूछा जाए तो एक जहाँ साम्राज्य विस्तार का सूचक था वहीं दूसरा समकक्षों में प्रथम का सूचक था। अब आते हैं अगली बात पे। ये दोनों यज्ञों के आयोजन के पश्चात ही उस काल के राजा महाराज होते थे वो सम्राट की उपाधि धारण करते थे और सम्राट की उपाधि धारण करते थे उस समय जिन राजाओं को वो परास्त करते थे वो राजा सामंतों की हैसियत से उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो यहाँ तक आपके ये हर बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि किस बात के पीछे क्या मूलभूत उद्देश्य था। अब उस काल में शासन का स्वरूप कैसा था। महाकाव्य काल में शासन का स्वरूप था वो 2 प्रकार का था।
एक शासन का स्वरूप था राजतंत्रात्मक और दूसरा शासन का स्वरूप था गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक, यहां उत्तराधिकार का नियम वंशानुगत होता था। जिस भी राज्य में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती थी वहां उत्तराधिकारी वंशानुगत होता था, अर्थात राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होता था। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राजा दशरथ ने युवा काल में ही उसे राज्य का युवराज घोषित कर दिया था। ये बात दूसरी है कि उसके बाद उन्हें वनवास दे दिया गया, जिसके कारण उन्हें वनवास गमन करना पड़ा। इसी कारण से कनिष्ठ भ्राता भरत ने राज्यारोहण स्वीकार नहीं किया कि राजगद्दी पे वास्तविक उत्तराधिकारी है वो राम ही था, इसलिए मैं इस राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करता हूं। तो प्रचलित नियम यही था कि राज्य का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही गद्दी का उत्तराधिकारी होगा, किंतु इसके साथ एक वर्जना थी। यदि बड़ा पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र या वरिष्ठ पुत्र या तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु हो या असाध्य रूप से ग्रसित हो, तब उसे उत्तराधिकार से वंचित किया जा सकता था। यही स्थिति थी कि धृतराष्ट्र जन्मांत से अंधे होने के कारण राजगद्दी पांडु को प्राप्त हुई थी। देवापी को कोढ़ी होने के कारण राजगद्दी शांतनु को प्राप्त हुई थी। आपको यहाँ ये दोनों ही उदाहरण याद रखने हैं कि राजतंत्रात्मक में उत्तराधिकार का नियम क्या था। आपका उत्तर होगा वरिष्ठ उत्तराधिकार या वरिष्ठ पुत्र। यदि वरिष्ठ पुत्र असाध्य रोग से ग्रसित है, उस स्थिति में कनिष्ठ पुत्र ही गद्दी प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ आपको दो उदाहरण धृतराष्ट्र और देवापी के देने होंगे। धृतराष्ट्र अंधा था इसलिए पांडु का राज्यारोहण हुआ, देवापी कोढ़ी था इसलिए शांतनु का राज्यारोहण हुआ। अब गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा को जनता ही निर्वाचित करती थी और महाकाव्य काल में हमें 5 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। यहाँ आपको इन 5 नामों को याद करना है बेटा। अंधक, वृषणी, यादव, कोकर और भोज, ये महाकाव्य काल की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य थे। इनके अलावा सभी राज्यों में उस समय शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। अब यहाँ आपको दो ही बातें स्पष्ट करनी है कि राजतंत्रात्मक शासन में उत्तराधिकार का नियम क्या था और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में क्या, और यह महाकाव्य काल में हमें कितने गणतंत्र राज्यों का उल्लेख मिलता है। अब आपके साथ अगली बात पर चर्चा की जाएगी। उस काल में राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देने के लिए 2 परिषद हुआ करती थी। एक मंत्री परिषद और दूसरा मंत्री। मंत्री परिषद में उस काल में 37 सदस्य हुआ करते थे। यहां याद क्या रखना है, इस मंत्री परिषद का जो गठन था वो वर्णानुसार था। इसमें प्रत्येक वर्ण का प्रतिनिधित्व था, जहां 4 ब्राह्मण वर्ग से थे, 8 क्षत्रिय वर्ग से थे, 21 वैश्य वर्ग से थे और 3 शूद्र वर्ग से थे, 1 सारथी था। अगला, उस समय मंत्रियों की संख्या 18 हुआ करती थी, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, और यही व्यवस्था मौर्य काल में लागू की गई। मौर्य काल में जो प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे उनकी संख्या भी 18 थी और उन्हें भी तीर्थ कहा जाता था। यहाँ ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई आपके कि महाकाव्य काल में राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देने के लिए कितनी संस्थाओं का गठन किया जाता था। 2 संस्थाएं हुआ करती थी, एक मंत्री परिषद और दूसरा मंत्री। मंत्री परिषद में 37 सदस्य हुआ करते थे और मंत्री में 18। अब आगे की आज की तरह की व्यवस्था है, उसके साथ तुलनात्मक करते हुए तुम्हें ध्यान देना है। महाकाव्य काल में न्याय व्यवस्था। यहां न्याय व्यवस्था में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। सीधा ही उस समय राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। आज की स्थिति में आज भी अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रपति के पास हुआ करता है। ठीक उसी प्रकार उस काल में न्याय का अंतिम निर्णय राजा अर्थात सम्राट के पास हुआ करता था। राजा निष्पक्ष रूप से न्याय करता था।
उस समय जो राजा निष्कपट हुआ करता था या अत्याचारी होता था या दुष्ट राजा होता था, उसके खिलाफ भी अभियोग लाया जा सकता था और कहते हैं कि उसका भी पागल कुत्ते की तरह वध किया जा सकता था। अब आपको यहाँ इन बात पे ध्यान देनी है कि महाकाव्य काल की वे कौन से राजा थे जिनका आचरण दुष्ट या सही नहीं होने के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी, अर्थात उनका वध कर दिया गया था। तो आपको यहाँ कौन कौन से राजा हैं उनके नाम नेमि है, नैणु है, वनुष और उन राजाओं के नाम याद करने हैं। एक ही शर्त थी कि अगर राजा अत्याचारी होगा तो उसका भी वध किया जा सकता है और उसका वध ठीक उसी प्रकार किया जा सकता है जिस प्रकार एक पागल कुत्ते का वध किया जाता है। अब उस काल में न्याय का जनसाधारण की न्याय परीक्षण के लिए अग्नि और जल के माध्यम से उसका परीक्षण किया जाता था। उसके पापों का निरीक्षण अग्नि और जल के माध्यम से किया जाता था। इस प्रकार उस काल में राजा के लिए एक आदर्श संहिता का निर्माण था और उस आदर्शों का पालन करते हुए वो न्याय व्यवस्था करता था। अब बात पढ़ेंगे हम उस काल की सैनिक व्यवस्था की। सैनिक व्यवस्था की बात करेंगे हम। उस काल में राजा ही सर्वोच्च सेनापति हुआ करता था। उस काल में वही आज किसी बात है, राजा ही सर्वोच्च सेनापति होता है। आज हम कहते हैं कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है। अगर तीनों सेनाओं के कहें तो अलग अलग सेनाध्यक्ष हैं और सर्वोच्च वैसे राष्ट्रपति है। ठीक उसी प्रकार राजा सेना का प्रधान सेनापति हुआ करता था। उसमें सेना के 4 भाग थे या चतुरंगिणी सेना की व्यवस्था थी। चतुरंगिणी सेना में क्या क्या आते हैं, इसमें आपके ये 4 पार्ट है। एक पैदल सेना का पार्ट, एक अश्व सेना का पार्ट, एक हस्त या हाथी सेना और एक रथ सेना। उस समय चतुरंगिणी सेना हुआ करती थी जो राज्य के विस्तार में सहायक हुआ करती थी। उस समय युद्ध की स्थिति में छल, बल और कूटनीतिक कौशल का परिचय दिया जाता था। आज की तरह उस काल में या प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक जब भी युद्ध की स्थितियां आती हैं, उन युद्ध की स्थितियों में छल, बल और कूटनीतिक कौशल का परिचय दिया जाता था। और उस काल में भी कूटनीतिक कौशल का परिचय दिया जाता था। जैसे दुर्योधन ने पांडवों का वध करने के लिए लक्षागृह का निर्माण करवाया था और लक्षागृह में वो पांडवों का विनाश करना चाहता था, किंतु वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है। दूसरा उदाहरण, पांडवों द्वारा अश्वत्थामा की मौत का झूठा प्रचार करना। ये दोनों उस काल के छल कपट और युद्ध कौशल के ही परिचय थे, किंतु फिर भी युद्ध के लिए एक आदर्श आचार संहिता थी। उसका युद्ध से पहले निर्माण किया जाता था और उन युद्ध की नीतियों का पालन किया जाता था। उसमें स्पष्ट था, यदि कोई निशस्त्र हो, यदि कोई निष्कवच हो और यदि रण क्षेत्र छोड़कर के वापस जा रहा हो तो उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया जा सकता। अब 2 यहाँ आपको शब्द याद रखने, कई बार पूछ ले कि महाभारत काल की उन प्रमुख योद्धाओं के नाम बताइए जिन्होंने, या उन प्रमुख ब्राह्मण योद्धाओं के नाम बताइए जिन्होंने सेनापतित्व किया था। क्यों? युद्ध का कार्य क्षत्रिय का होता है, लेकिन कहते हैं कि उस काल में वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्मानुसार थी, इसलिए अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने सेनापतित्व किया था। एक शब्द आपको याद रखना, कई बार उसको छोटे प्रश्न में ही पूछ लेते हैं कि राजकर्ता कौन था। महाकाव्य काल में राजा का राज्याभिषेक करने वाला प्रमुख पंडित राजकर्ता कहलाता था। यह बड़ा उस काल की महाकाव्य काल की राजनीतिक स्थिति थी। तो इसमें आपको 7-8 बातों पर ध्यान रखना है। एक तो जनपदों का विस्तार होता गया, दूसरा राजा महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होते गए, तीसरा वो दिग्विजयों का निर्धारण करते रहे, चौथा अश्वमेध यज्ञ और राष्ट्रीय यज्ञ के बाद वो सम्राट की उपाधि धारण करते थे, पांचवा आपको उस काल के शासन के स्वरूपों के बारे में चर्चा करनी है और शासन के स्वरूपों में आपको राजतंत्रात्मक में याद रखने हैं कि शासन की या उत्तराधिकार की परंपरा क्या थी और किनको उत्तराधिकार से वंचित किया जाता था। यहाँ आपको देवापी और धृतराष्ट्र और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उदाहरण याद रखने, फिर आपको न्याय व्यवस्था पे ध्यान देना है और फिर आपको सैनिक व्यवस्था। सैनिक व्यवस्था में क्या पांडवों द्वारा, दुर्योधन द्वारा पांडवों का लक्षागृह में
वध करने या विनाश करने की योजना बनाना या पांडवों द्वारा अश्वत्थामा की मौत का प्रचार करना। उसके बाद 3 प्रमुख सेनापतियों के नाम आपको बताए थे। फिर आपको उस पंडित का नाम बताया था जो महाकाव्य काल में राजा का राज्याभिषेक करता था। तो राजनीतिक स्थिति में आपको इन्हीं बातों पर चर्चा करनी है। जो बात बड़ा समझ में नहीं आए तो आप उसके मेरे लिए आक्षेप भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं। आज की क्लास में आपके साथ इतना ही वार्तालाप किया जाएगा। शुक्रिया।